और उस विषम विधान के परिभाषित अगर करने का अगर आप प्रयास करें तो थोड़ा सा पहले आप चले जाएं, आजादी से पहले। आजादी से पहले अगर आप देखेंगे तो किसी भी वर्ग की महिलाओं को और यहाँ की जो शूद्र जातियां कही जाती थी उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसे परिलक्षित होता है, ये सिद्ध होता है कि जिस देश में हम रहते हैं एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी कि इस देश के अंदर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग नियम बनाए गए थे। और इस बात का जब हमारा देश आजाद हुआ, जिसकी चर्चा ग्रीस सर ने किया कि 299 लोगों ने इस बात को कितने दिनों तक चिंतन मनन किए और फिर इस देश का संविधान बना। संविधान जब बना तो उस संविधान के किसी भी आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो उसमें यह सिद्ध होता है कि इस देश का कोई भी नागरिक है उसके लिए वो कानून, चाहे वो पश्चिम का हो, चाहे केरल का हो, चाहे दक्षिण का हो, इस भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति है उसके लिए बराबर का कानून है। इसीलिए इसको संविधान कहा जाता है। पहले आप देख लीजिए, एक समय था कि जब इसी देश की महिला, जिसको शिक्षा की देवी, शिक्षा की जननी, भारत की पहली महिला शिक्षिका जिनका नामकरण किया जाता है, सावित्रीबाई फुले, बहुत दिन नहीं हुआ। उस समय इस देश की क्या स्थितियां रही उसकी परिकल्पना किया गया, संविधान निर्माताओं ने उसकी परिकल्पना की। अगर उससे थोड़ा सा पहले जाएंगे तो इस देश के अंदर और भी विचित्र रूप से कानून बनाए गए थे। सिर्फ एक व्यक्ति, एक वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, उस अधिकार का जिस लोगों ने को अधिकार था और जिन लोगों ने जिस तरह से समझा दिया उसी तरह से हमारे लोग समझ गए, जैसे उन्होंने समझा दिया। जैसे मैं उदाहरण अभी बताऊं, अगर इसी मंच के माध्यम से एक उर्दू में पत्र आ जाए तो मुझे लगता है कि इस मंच पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति इस पत्र का वाचन नहीं कर पाएगा। और जनाब रफीक साहब को दिया जाएगा तो संभवतः उस पत्र का वाचन करेंगे। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है ये जो कहेंगे उसी को हम लोग मानेंगे। और यही स्थिति आई। पुनः मैं अपनी बेटियों से चाहूंगा, मैं माताओं बहनों से बात करना चाह रहा हूं। मेरी बात को थोड़ा सा आधे घंटे नहीं लूंगा, 10-15 मिनट में बोलूंगा। इसी तरह से जो लोग उस समय पढ़ लिए थे और जैसे जैसे लोगों ने समझा दिया, हमारे अपने लोगों ने उसी तरह से समझ लिया। और जब समझ लिया तो वो अपने बेटों के अंदर हमने डाल दिया और बेटों से फिर बेटों के अंदर चला आया और वो परंपरा बन गई, वही परंपरा बन गई। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि उस समय समझा दिया गया, आज भी मैं कहता हूं उस समय समझाया गया कि सबका मालिक ऊपर वाला है। और हम लोगों ने उसको इसलिए मान लिया। आज भी मैं कहता हूं, इस मंच के माध्यम से भी कहता हूं कि सबका मालिक ऊपर वाला है। लेकिन बताया गया कि ऊपर वाला कौन है, तो मनुष्य के अगर शरीर की कल्पना करेंगे, शरीर के बारे में सोचेंगे, तो ऊपर वाला आपका मस्तिष्क होता है, आपका दिमाग होता है। लेकिन जैसे ही लोगों ने, कुछ विषमतावादी विचारधारा के लोगों ने जब इस बात को सिद्ध कर लिया कि इन लोगों के पास उस तरह का ज्ञान नहीं है, अगर हम कहेंगे
कि सबका मालिक ऊपर वाला है, तो हम लोगों ने ऊपर देखना शुरू कर दिया। और जब ऊपर हम लोग देखना शुरू कर दिए तो हम लोगों को विश्वास जो विधान पर होना चाहिए, जो कानून पर होना चाहिए, वो विधि के विधान पर चला गया। और विधि माने कानून होता है, लेकिन लोगों ने समझा दिया कि विधि माने भगवान होता है, विधि माने ईश्वर होता है। और इस ईश्वर के कानून को मान करके, ईश्वर की नियति को मान करके हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मानते चले गए। समझाया तो उसने सही, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया। आज कुछ लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन समझने के बाद भी वो नासमझ बन जाते हैं। इसीलिए कहना चाहता हूं कि समझ समझ कर जो ना समझे समझो, आज वही ना समझ है। बहुत से लोग समझ रहे हैं, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भी समझ रही हैं। आज सम्राट अशोक क्लब का 28 बरस का प्रयास गिरीश सर जैसे, बजरंगी सर जैसे, सरवण जैसे इस गोरखपुर के लोगों ने जिस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया, आज बहुत से लोग समझ गए, लेकिन समझ करके भी आज ना समझ बने हुए हैं। जिसकी चर्चा हमारे गिरीश सर जी ने कहा कि वायरस है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। अब क्या समझ पाए? आजादी मिली 1947 में, संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949। अभी हमारी बेटी ने उसकी प्रस्तावना को पढ़ा। हम भारत के लोग और संविधान सभा में जाने वाला, विधानसभा में जाने वाला हर व्यक्ति, प्रशासनिक महकमे में नौकरी पाने वाला हर व्यक्ति, जब भी वो नौकरी की स्टार्ट करता है, विधानसभा में जाता है, संसद भवन में जाता है, तो वो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ता है। और संविधान की जब प्रस्तावना को पढ़ता है तो बोलता है हम भारत के लोग, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान बनाने की वो सपना देख लेता है। इसलिए कि वो जान रहा है कि जो लोग को पढ़ रहे हैं, पढ़ने को तो हमने पढ़ लिया कि हम भारत के लोग, संविधान के पूरे आर्टिकल को आप पलट करके देख सकते हैं, कहीं भी संविधान में हिंदुस्तान नहीं लिखा है। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग उस काल से, आज की बात मैं नहीं कर रहा, देश आजाद हुआ उससे पहले कुछ चक्र चल रहा था। चक्र तो बहुत चला, अभी उसकी चर्चा 2 मिनट में करूंगा, लेकिन उस समय से भी वो चक्र चल रहा था कि बात कुछ और कहेंगे लेकिन कार्य कुछ और करेंगे। लेकिन ये तो धन्य है सम्राट अशोक क्लब के ये बेटियां, सम्राट अशोक क्लब के मैरून कलर के लोग, जिनको यह आंखें दे दिया सम्राट अशोक क्लब कि जय भारत और जय हिंदुस्तान कहने में कितना बड़ा फर्क है। अगर हम जय भारत कहते हैं तो निश्चित तौर से इस देश की गरिमा, इस देश की एकता और अखंडता हमारी सुरक्षित रहती है। लेकिन हम लोगों को सिखाया क्या गया? बचपन से ही वही सिखाया जा रहा है। और इसकी सूत्रधार मैं कहूंगा कि माता बहनें विशेष करके, हमारे दो साथी मंच पर बैठे हैं जो विद्यालय संचालित करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको टिप्स देना चाहता हूं। करने की जरूरत है। अंधेरे को क्यों धिक्कारे, आओ मिलकर एक दीप जलाएं। हम लोग अंधेरे को धिक्कारने की से केवल काम नहीं चलेगा। अभी यहां अंधेरा होने लगा, जनरेटर चल गया, प्रकाश आ गया। सिर्फ मैं निवेदन करना चाहूंगा, सम्राट अशोक क्लब के ही नहीं, ये हमारे देश के सारे भारतीयों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए जहां से भी शुरुआत आपको करनी है, आपको करने की जरूरत है।
मैं अपने दोनों अग्रज भाइयों से मैं बता दूं, दो मेरे पास इंटर कॉलेज है, उसका मैं मैनेजर हूं। लेकिन प्रत्येक सोमवार को मेरे विद्यालय की अगर प्रेयर होती है तो प्रेयर से पहले भारत का संविधान की उद्देशिका पढ़ी जाती है। ये भारत की संविधान की उद्देशिका पढ़ने के बाद एक मेरा छोटा सा बच्चा भी होगा विद्यालय का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धर्म और जाति का हो सकता है, लेकिन विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जिसमें सभी धर्म और संप्रदाय के बच्चे पढ़ने जाते हैं। इसलिए नैतिक कर्तव्य बनता है पहले विद्यालय की, जो गुरुकुल कही जाती थी, नैतिक कर्तव्य बनता है हमारी माताओं को जो अपने बच्चे को अंगुली पकड़ करके चलना सिखाती है। अभी मैं देख रहा था जब भारत की संविधान की उद्देशिका पढ़ी जा रही थी तो इसी कैंपस में बहुत से खड़े लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैंने देखा यहां संचालक महोदय ने कहा, अंशिका बेटी ने भी कहा कि दाहिना हाथ आगे कर लिया जाए। आखिर ये क्यों सिखाएगा? मैं पूछता हूं कि मंदिर में जाने के बाद मंदिर की चौखट पर जूते निकाल देना होता है, ये किसने सिखाया? इस देश का हर बच्चा इस बात को जानता है कि मंदिर में हमें प्रवेश करना है तो अपने जूते को उतार देना है। ये माताओं ने सिखाया, गुरुकुल ने सिखाया, विद्यालय में सिखाया गया। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जानी है तो हमें जूता निकाल देना है। लेकिन मैं पूछता हूं कि भारत का जब राष्ट्रगान होता है तो ये बोलना पड़ता है कि भारत का राष्ट्रगान गाया जा रहा है, 52 सेकंड के लिए आप सावधान हो जाओ, तब भी लोग सावधान नहीं होते। इसलिए कि मंदिर और मस्जिद में जाने से उनको पहले डर पैदा कर दिया गया कि अगर जूते निकाल करके नहीं जाओगे तो निश्चित तौर से तुम्हें आज नहीं तो कल सजा मिलेगी। अगर तुमको सजा मिल रही है तो इस जन्म का नहीं, उस जन्म का भी पाप की हो उसकी भी सजा मिल रही है। ये सिखा दिया गया। गलती मैं अपने पूर्वजों का भी नहीं मानता। पूर्वज का मतलब मैं बहुत अपने अशोक और बुद्ध की मैं नहीं बात करता। आप 100 साल पीछे चले जाइए, जनाब रफीक साहब बैठे हैं, या अपनी परिकल्पना कर लीजिए। मैं तो अपनी परिकल्पना करता हूं। मेरे माता और पिता दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। उनको जो विषमतावादी मानसिकता के लोगों ने सिखा दिया, जो उन लोगों को बता दिया कि सुबह उठ करके क्या करना है, शाम को उठ के क्या करना है, चूंकि उनको राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति नहीं बताया गया, जबकि यह मांग किया जा रहा है 28 वर्षों से। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय चले गए, जिसकी चर्चा हमारे गिरीश सर ने कहा, हम सदियों से गुलाम बन गए, मानसिक गुलाम, धार्मिक गुलाम बन गए। इस मंच के माध्यम से मैं संविधान का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन जेल में भगवान कृष्ण का मंदिर क्यों बनाई जाती है, संविधान का आर्टिकल किसी में नहीं लिखा हुआ है। मैं पूछता साहब से, हर थाने में कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? किसी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उस पर बैठने वाला संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अगर उसके सर पर या बेल्ट पर नहीं होगा तो वह संवैधानिक होगा। इसलिए देश की एकता और अखंडता बचाए रखने के लिए हर पॉइंट पर हर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके जब हम राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मैं एक बार यहां बैठी माताओं से पूछना चाहता, अभी बहुत दिन नहीं बीतिया, कर्नल सोफिया का नाम और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम आज विश्व पटल पर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि उन दोनों बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सदन से।
उन लोगों को आज सोचने की जरूरत है कि उन बेटियों को जाति और मजहब में क्यों बांधने का प्रयास कर रहे हैं, उन बेटियों को जाति में क्यों बांध रहे हैं। उसने तो बता दिया कि मैं भारत की बेटी हूं, और जो उसका कर्तव्य बनता था उस काम को करके उसने दिखा दिया। लेकिन आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यात्रा निकाली गई, ये शासन के निर्देश से निकाला गया। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और कंधे पर गदा लिए हैं और तिरंगा जो लेकर के चल रहे हैं उस तिरंगे से अपना मुंह पोंछ रहे हैं, अपना पसीना पोंछ रहे हैं। यही राष्ट्रवाद है क्या? यही राष्ट्रवाद है? किसी ने विरोध नहीं कर सकता, इसलिए कि आज लोकतंत्र में भी प्रजातंत्र बस गया है। इन सारी बातों को जगाने की जरूरत है। मैं किसी को उस्काने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन राष्ट्रवाद की बात करने वाले, तिरंगा की बात करने वाले, अगर तिरंगा का अपमान हो रहा है तो राष्ट्र का अपमान हो रहा है। उस दिन जब हो रहा था तो उस दिन ये हो रहा था कि पाकिस्तान में हम तिरंगा लहरा दें, तो जितनी दूर तक अगर तिरंगा हमारा शोफिया अगर फहरा देती तो हमारा देश वहां तक उसको कब्जा कर लेता है। ये राष्ट्रीय ध्वज की देन थी। और राष्ट्रीय ध्वज को लोग क्या समझ रहे हैं? उसको रुमाल समझ रहे हैं, उसको पसीना पोंछने का सामग्री समझ लिए हैं। लेकिन निश्चित तौर से आज सोचने की जरूरत है कि उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कौन? भारतीय संविधान के आर्टिकल में है कि राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर किसी धर्म का ध्वज नहीं रहेगा। लेकिन आज आप देख लीजिए, मैं किसी एक धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा, तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे कि अपने धर्म ध्वज को ऊपर कर लेंगे और राष्ट्रीय ध्वज को नीचे कर देंगे। राष्ट्रीय ध्वज का संविधान कहता है, अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिए। किसी भी राष्ट्रीय ध्वज जो फहरा दिया गया उसको सूर्यास्त से पहले उतर जाना चाहिए। ये सम्राट अशोक क्लब के लोग बारीकी से समझ रहे हैं, ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, अपने बेटे और बेटियों को धार्मिक बनाने से पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा बताइए, राष्ट्रीयता की उसको बात बताइए, उसको मानवता बताइए। अभी जो बेटी इस बात को कह रही थी कि अगर दान करना है तो रक्तदान करिए, ये सम्राट अशोक क्लब के महरूम ड्रेस के लोग, कोई भी ऐसा जनपद नहीं है उत्तर प्रदेश नहीं 7 प्रांतों में कि जहां किसी की रक्त की जरूरत हो और महरूम कलर वाले रक्त न दे दे। इस तरह की सोच पैदा करते हैं। ये राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्रवाद है। हम जाति मजहब से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं। तो उस परिस्थितियों में हम लोगों को एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूं कि विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि आपका समर्थ नहीं, हमारा समर्थ नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत है। अगर कोई आदमी समझाने का प्रयास कर रहा है और गलत तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है तो उसका माकूल तौर पर जवाब देने की जरूरत है, जैसा गिरीश सर ने भी बताया। अब तिरंगे की बात कर लें 2 मिनट, ज्यादा नहीं समय हो रहा है। तिरंगे की बात करें, गिरीश सर जी आधा छोड़ दिए, मैं उसको पूरा कर देना चाह रहा हूं। पत्रकार बड़े भाई का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। तिरंगे में 3 रंग है, उसमें चक्र की बात आई। उसमें कौन चक्र है? अशोक चक्र है। चक्र तो इस देश में और भी है। एक चक्र है जब अंगुली से निकलता है तो वो अपना कार्य कर लेता है, और एक चक्र है जो लोक कल्याण की बात करता है। और लोक कल्याण करने वाले चक्र को संविधान निर्माताओं ने उस तिरंगे में डाल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यह भारत
वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए संविधान बनाया गया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारत का संविधान बनाया गया है। और इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियों के तहत इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, इस सोच करके भारत का संविधान बनाया गया। तब जाकर के उसमें अशोक चक्र को डाला गया और घरों के अंदर चित्रों के माध्यम से जब तक आप चरित्र का परिवर्तन नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश की एकता और अखंडता कायम नहीं रह सकती, क्योंकि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होगा। और जब मां का चरित्र, पिता का चरित्र जिस प्रकार देखेगा, उसी तरह से आने वाली पीढ़ियां उसको अंगीकृत करेगी, आत्मसात करेगी। अभी देखिए हमारे साथ बड़े भाई सीताराम जी आए हैं, ये सामने बच्चा बैठा हुआ है। इनके घर में हम लोग जब गए, गिरीश सर, सीताराम जी ने कहा कि सर मैं चाह रहा हूं आपके गाड़ी में जगह है तो मैं अपने नाती को भी ले चलना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए ले चलना चाहता हूं कि वो ऐसे ऐसे बातों को आज से ही सीखना शुरू कर दे, और इस तरह का अगर सीख आपके बेटे और बेटियों में हो जाएगा तो अलीपुर की तरह ये पूरा गोरखपुर ही नहीं, संपूर्ण भारत आज भारत की एकता और अखंडता की बात करेगा। तो हम लोगों को इन सारी चीजों पर एक एक पॉइंट पर जागरूक होने की जरूरत है। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आज यह तीसरा स्तंभ नहीं, आज पहला स्तंभ बन गया है। लोग कहते हैं कि तीसरा स्तंभ है, लेकिन मैं तो जान रहा हूं कि आज पहला स्तंभ है। ये जो चाहेगा वो करा देगा। अगर ये चाह दे, सोशल मीडिया चाह दे कि रात में सारे लोग मोबाइल का फ्लैश लाइट जला दें, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको लगता है कि देश के लोग फ्लैश लाइट जला दें। अगर सोशल मीडिया चाह दे कि सब लोग बता दे कि अपने घरों में सोहर ही गाने के बच्चा पैदा होने के बाद ताली नहीं बजती है, थाली नहीं बजती है, कभी ऐसा भी समय आता है कि सोशल मीडिया बोलेगी कि अब थाली बजा दो, तो लोग थाली भी बजा देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के प्रचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से रोका जाए, क्योंकि लोग अज्ञान नहीं है। पहले लोग अज्ञान हुआ करते थे, पढ़े लिखे कम थे, जो समझा दिया गया समझ गए। अब तो लोग पढ़ लिख करके समझदार बन गए हैं, लेकिन अब समय ज्यादा हो रहा है। फर्क अब ये सोचना है कि वो पढ़े लिखे हैं कि लिखे पढ़े हैं, दोनों को तर्क करना है। पढ़े लिखे हैं कि लिखे पढ़े हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। कुछ लोग हैं कि अपनी जो किताबी ज्ञान है उसको प्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन जो धरातल पर कार्य चल रहा है, अब जैसे अगर आज गांवों में सारी चीजें चल रही हैं, खड़ंजा बीच रहा है, आज शौचालय बन रहा है, गरीबी रेखा से नीचे वालों को अनाज मिल रहा है, लेकिन अगर ये बात की चर्चा किया जाए कि ग्राम गणतंत्र की स्थापना सबसे पहले इस देश में किसने किया, तो शायद आज बहुत कम लोग बता पाएंगे। आज अगर प्रधान संघ के लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं उनको जानकारी दे दूं कि इस भारत में अगर ग्राम गणतंत्र की अगर स्थापना हुई तो सबसे पहले इस अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्राम गणतंत्र की स्थापना किया। और उन्होंने जब ग्राम गणतंत्र बनाए तो जो आज उत्तर प्रदेश में प्रधान होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका नाम मुखिया दिया। और अवधेश जी बैठे हैं बिहार की धरती से, इनको पता है कि आज भी बिहार की धरती पर जहां मगध है, पाटलिपुत्रा है, जहां से पूरे देश का संचालन, उस अखंड भारत की जिसकी परिकल्पना चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से 2300 वर्ष पहले लिख दिए थे, वहां आज भी ग्राम प्रधान को मुखिया ही कहा जाता है। तो इन सारी चीजों को, चूंकि भारत के जो आज का परिवेश है, हमारा विश्व गुरु था, अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया कि अशोक के काल में 27 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी,
उस समय विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन आज हमें गर्व भी होगा कि मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। तो ये हमको गर्व होने की बात नहीं है। एक समय था कि विश्व के गुरु थे, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया में पढ़ने आता था, भारत में पढ़ने आता था, और आज शिक्षा का स्तर ऐसा हुआ कि यहाँ के लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं। इस पर चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। इसलिए मैं अलीपुर को धन्यवाद देता हूँ, भूमिदाता को धन्यवाद देता हूँ कि धीरू भाई अंबानी, जियो कंपनी के मालिक, वो जगह जगह टावर लगा करके नेटवर्किंग चला रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूं गिरीश जी को भी और यहाँ के लोगों को भी कि अभी एक टावर का ही निर्माण हो रहा है। एक टावर 28 बरस पहले जमनिया में मिल गया जो 2300 बरस का था, और उस टावर की फ्रीक्वेंसी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि उसी टावर की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए अलीपुर के लोगों ने भी एक मिनी टावर लगा दिया। क्या बात है। और ये टावर अब जब काम करना शुरू किया तो चांदपुर से हमारे मुरली भाई ने भी बताया कि एक वहां भी टावर लग गया। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से सम्राट अशोक क्लब के लोग इस भारत की एकता और अखंडता बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं, दृढ़ प्रतिज्ञा ले लें, तो आने वाले समय में जो सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तंभ बनाए थे, अब वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द वो पूरा होने वाला है। और जिस दिन ये अशोक स्तंभ संपूर्ण भारत में बन जाएगा, तो जिस तरह से यहाँ वेन सांग फाइयान, करलिंगम, जॉर्ज प्रिंसप लोगों ने आकर के एक बार बताया कि अशोक के काल में इस देश के लोग जहां बाघ और बकरी की परिकल्पना की जाती है कि एक घाट पर पानी पीते थे, आने वाला समय एक ऐसा होगा कि अगर मंदिर में घंटी बजेगी तो हमारे मुसलमान भाई भी अजान करने के लिए मंदिर से, मस्जिद से आवाज देना शुरू करेंगे। ये भारत की परिकल्पना लेकर के सम्राट अशोक क्लब चल रहा है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों जितने भी पंथ और धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, जिस दिन एक मंच पर, जैसे आज हमारे बैठे हैं अग्रज, अगर एक मंच पर बैठ करके और राष्ट्र की बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा देश एकता और अखंडता को कोई मिटा नहीं सकता है। ये मेरा दावा है। और सम्राट अशोक क्लब यही प्रयास कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा पटना के कार्यक्रम में 5 अप्रैल को अशोक जयंती के कार्यक्रम में किसी भी मंच पर हम लोग चाहते हैं कि धर्म और संप्रदाय की खाई को तोड़ दिया जाए। हमारे हिंदू संप्रदाय पंथ के लोग भी बैठे, इस्लाम के लोग बैठे और इस बात की चर्चा करें, जैसे आपने चर्चा किया कि धर्म से पहले हमारा राष्ट्र होगा। हम लोग चाहते हैं कि अगर मंदिर में अगर आवाज हो रही है, अगर मंदिर में लोग पहुंचते हैं, तो एक बार संविधान की उद्देशिका का वाचन करें और ये बात को बोले कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय अशोक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार